हेलो बच्चों। आज फिर मैं नया वीडियो लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ। कल मेरा लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था अनंत मनोचालकता, इन्फिनाइट मोलर कंडक्टिविटी, और उसके बारे में बताया था कुलार्स लॉ के बारे में। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ विद्युत अपनी सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बताने के लिए। अभी तक हम जो बात कर चुके हैं वो बात कर चुके हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम पढ़ चुके हैं कि जो केमिकल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज होती है, जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन होती है। हम पूरी बातें आपसे कर चुके हैं, और उसका दूसरा पार्ट में थोड़ा आपको बताया था उस टाइम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। मीन्स किसी कैथोड और एनोड को हम किसी विलयन में डालते हैं, किसी लवण के विलयन में, विद्युत के विलयन में, और बाहर से इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं। तो जो फ्री आयन होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइसिस होती है विद्युत की, उसके थ्रू आपके जो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है पास होती है, जिसमें हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में बदलती है, केमिकल एनर्जी में। तो आइए इस पर हम बात करते हैं, इसमें हम बात करते हैं। और कई बार जो एग्ज़ाम में आता भी है कि आप गलित NaCl की जो विद्युत है या इलेक्ट्रोलाइसिस बताइए, या जलीय NaCl की। तो इसके बारे में थोड़ा मैं डिस्कस आपके सामने कर रहा हूँ। तो इसमें जैसे पहला है हमारा गलित NaCl का विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन मीन्स इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस। अब गलित NaCl में विद्युत अपघटन हमें करना है, तो कैसे होगा? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक पात्र हम ले लेते हैं जिसमें हम कैथोड और एनोड आपके डालेंगे। ये आपका सपोज ये क्या आपका एनोड और ये क्या आपका कैथोड, ये क्या आपका कैथोड। और इनको हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक सर्किट से, और जिसमें की भी आपकी होगी, उससे हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। उससे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और इसमें किसका विलयन होगा आपका, अब हम करें गलित कह रहे हैं, तो इसमें क्या होगा आपका गलित NaCl होगा। इसमें क्या होगा आपका गलित NaCl, गलित NaCl। इसमें क्या होगा आपका गलित NaCl। ये कोई विलयन हमें यहाँ पर लेना है, ये विशेष ध्यान रखना है। आपको पूछा क्या है, गलित NaCl पूछा गया है या NaCl का जलीय विलयन पूछा गया है, तो उसका विद्युत अपघटन हमें यहाँ पे शो करना है। तो ये विशेष हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए, अब गलित NaCl में हमारे कौन से दो आयन होंगे, एक होगा हमारा सोडियम आयन और एक होगा इसमें क्लोरीन आयन। तो हमें देखते हैं इसमें जैसी इलेक्ट्रिसिटी हम पास करेंगे, तो ये जो गलित आयन है, जो आयन है, इनके थ्रू आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। और उस केस में जो आपके क्लोरीन आयन है वो कहाँ की मूव करेंगे, एनोड को, और जो सोडियम आयन है वो कहाँ को मूव करेंगे, कैथोड को। ये क्लियर है? अब ये कैथोड पे, क्लोरीन आयन कैथोड पे आएगा, कैथोड पे आएगा तो क्या करेगा, सॉरी एनोड पे आएगा, एनोड पे आके अपने इलेक्ट्रॉन पे आएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या यहाँ से आउट होगा आपका, यहाँ से क्लोरीन गैस। और यहाँ पे क्या होगा आपका, सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे क्या डिपॉजिट करेगा, सोडियम सॉलिड। तो यहाँ पे सोडियम धातु डिपॉजिट होगा कैथोड पे, और एनोड से क्या बाहर निकल गया, आपकी क्लोरीन गैस। ये कैसे, इसको हम रिएक्शन से समझते हैं। रिएक्शंस पहले तो हमें पता होना चाहिए NaCl का निर्माण कैसे होता है। NaCl का निर्माण कैसे होता है ये हम जानते हैं। Na पॉजिटिव में कब, जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्लोरीन
गेन 1 इलेक्ट्रॉन, तब किस में बदलेगा, क्लोरीन नेगेटिव आयन में। और जब क्लोरीन सोडियम पॉजिटिव आयन और क्लोरीन नेगेटिव आयन इंटरेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या बनाएंगे आपके NaCl। तो ऐसे तो आपका NaCl निर्माण होता है। अगर हम बात करते हैं एनोड पर अभिक्रिया और कैथोड पर अभिक्रिया, इलेक्ट्रोलाइटिक मीन्स गलित NaCl का विद्युत जब करते हैं तो कैथोड पे और एनोड पे क्या अभिक्रिया होगी, इस पर हम बात करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे एनोड पर अभिक्रिया, एनोड पर अभिक्रिया क्या होगी और कैथोड पर अभिक्रिया क्या होगी। कैथोड पर अभिक्रिया, तो यहाँ पर हम देखें, अब देखिए एनोड पर क्या है, आपके क्लोरीन आयंस नेगेटिव आयंस इंटरेक्ट होंगे, मींस Cl नेगेटिव आयन Cl में लूज इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे हम बैलेंस करेंगे इसको, 2 क्लोरीन आयन तो 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी आपकी क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन गैस यहाँ से मुक्त हो जाएगी एनोड से। और सोडियम आयन, 2 सोडियम आयन ले लें, गेन 2 इलेक्ट्रॉन, गिव सोडियम सॉलिड। और सोडियम सॉलिड जो डिपॉजिट होगा कैथोड पर होगा, कहाँ पर होगा, कैथोड पे। तो कैथोड पे तो यहाँ पर उत्पाद क्या बना, यहाँ पर उत्पाद बना आपका क्लोरीन गैस, और यहाँ पर उत्पाद बना, यहाँ पर उत्पाद आपका बना सोडियम धातु सॉलिड, सोडियम सॉलिड या सोडियम धातु का निर्माण जो है आपका कैथोड पे होता है। अब बात करते हैं हम, अगर इसका दूसरा पहलू हमारा आता है, इसको हम नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसका दूसरा पहलू क्या होगा आपका, ये तो क्या आपका गलित NaCl, ये आपको विशेष ध्यान रखना है, गलित NaCl आपको एग्जाम में पूछा गया है, या जलीय विलयन NaCl का जलीय विलयन का विद्युत आपसे पूछा गया है। अगर उसमें दोनों में बिल्कुल डिफरेंस होगा। अब देखिए, अब बात करते हैं जलीय NaCl का या जलीय NaCl का, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, दूसरा है आपका जलीय NaCl का विद्युतन। तो अगर जलीय NaCl का विद्युतन हमें करना है तो उस केस में ये रिएक्शंस क्या हो जाएंगी, थोड़ा डिफरेंट हो जाएंगी। इसलिए एग्जाम में क्या पूछा गया है इस हमें विशेष ध्यान रखना है। तो इसके यहाँ पर आपको शो करता हूँ। अब जलीय है तो क्या होगा, इसका भी डायग्राम बना लें। यहाँ पे डायग्राम मैं इसका भी बना लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा समझने में क्लियरिटी होगी। एनोड, कैथोड, ये हो गया आपका एनोड और ये हो गया आपका कैथोड, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमें ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जलीय विलयन, जलीय NaCl, जलीय मीन्स जिसमें हमने NaCl को किस में डाला है, पानी में, और यहाँ पे हमने पानी यूज नहीं किया है, जल का। तो यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन आयन के साथ साथ हमारे कौन से आयन भी होंगे, एक तो हमारे पास इसमें किसके आयन है, एक तो इसमें है NaCl और दूसरा है हमारा जल H2O, दूसरा क्या है, जल। तो इसकी वजह से यहाँ पे देख रहे हैं हम, यहाँ पे हमारे क्या क्या आयन उसमें होंगे, एक तो होंगे हमारे सोडियम आयन और दूसरा होगा हमारा क्लोरीन आयन, और क्या होंगे हाइड्रोक्सी आयन इसमें हमारे पास होंगे, और क्या होंगे आपके हाइड्रोजन आयन, और क्या होंगे आपके हाइड्रोजन आयन, ये हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन से आयन जो है कैथोड और एनोड की तरफ मूवमेंट करेंगे, कौन से मूव करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो आपके हल्के
आयन्स होते हैं, जो हल्के आयन होंगे, वो तेजी से क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे टुवर्ड्स कैथोड और एनोड। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे सीधे सीधे हम देख रहे हैं OH है, दो एलिमेंट इसमें है, हाइड्रोक्सी आयन है। तो डेफिनेट यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है आपका, हल्का होगा, बहुत तेज़ी से मूव करेगा। तो ये तेज़ी से मूव करेगा किसकी तरफ, कैथोड की तरफ। और यहाँ हम देखते हैं सोडियम और क्लोरीन में कौन हल्का होगा आपका, सोडियम और क्लोरीन में कौन हल्का होगा, हाइड्रोजन। क्लोरीन हल्का होगा, क्या होगा आपका, क्लोरीन हल्का होगा। तो यहाँ पे क्या करेगा आपका, क्लोरीन मूवमेंट करेगा इधर को। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे कौन सी गैस, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ओके बनती है, और यहाँ से क्या आउट होगी आपकी, क्लोरीन गैस। देखिए यहाँ पे जबकि सोडियम डिपॉजिट हो रहा था और क्लोरीन गैस बाहर निकली थी, यहाँ पे कैथोड पे हाइड्रोजन गैस और एनोड पे क्लोरीन गैस मुक्त हो रही है। तो इसका हमें बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्या आपका जलीय विलयन है NaCl का। अब देखते हैं एनोड और कैथोड पर क्या अभिक्रिया होंगी। एनोड पर अभिक्रिया और कैथोड पर अभिक्रिया। कैथोड पर अभिक्रिया, तो इनकी अभिक्रिया को हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन कहाँ को मूव कर रही है, टुवर्ड्स एनोड, और हाइड्रोजन टुवर्ड्स कैथोड, हाइड्रोजन टुवर्ड्स कैथोड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमने देखा सोडियम और हाइड्रोजन में कौन सा हल्का था, सोडियम और हाइड्रोजन में कौन लाइटर हुआ, हाइड्रोजन आयन लाइटर था। तो कहाँ को पहले कौन मूव करेगा, कैथोड को, हाइड्रोजन से पहले नहीं, सोडियम से पहले हाइड्रोजन मूव कर जाएगा। यहाँ पे क्लोरीन और हाइड्रोक्सी आयन है नेगेटिव आयन, तो नेगेटिव आयन में कौन ज़्यादा, क्लोरीन सिंगल फ्री है, ये डबल है, तो क्लोरीन जल्दी मूव करेगा, तो हाइड्रोक्सी आयन यहीं रहेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं एनोड पर क्या गया आपका, क्लोरीन नेगेटिव आयंस, Cl2 गैस कितने, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करके कौन सी गैस, क्लोरीन गैस। तो यहाँ पर उत्पाद क्या बन जाएगा आपका, उत्पाद बन जाएगा क्लोरीन गैस। और जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर सोडियम आयन, सोडियम कैटायन और हाइड्रोजन कैटायन में हाइड्रोजन कैटायन जल्दी मूव कर जाएगा किससे, सोडियम से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हाइड्रोजन आयन, 2 हाइड्रोजन आयन गेन 2 इलेक्ट्रॉन गिव हाइड्रोजन गैस कैथोड पर। कैथोड पर ये उत्पाद बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगी आपकी, हाइड्रोजन गैस। तो ये दोनों को हमने कंपेयर करके देखा। तो यहाँ पर हमने देखा कि जलीय NaCl का विद्युत अपघटन और गलित NaCl का विद्युत अपघटन, इसमें एग्जाम में बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं करना है। तो जैसे कि हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करते हैं, विद्युत अपघटन की बात कर रहे थे, तो फैराडे ने हमारी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करी। फैराडे ने कुछ नियम दिए। फैराडे ने विद्युत अपघटन के मात्रात्मक पक्ष का अध्ययन करके 2 महत्वपूर्ण नियम हमें दिए हैं, जैसे हम बोलते हैं फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम। बहुत महत्वपूर्ण नियम है, एग्जाम में पूछा भी जाता है और फिजिक्स में भी इसको आप जनरली पढ़ते हैं। अब देखिए मात्रात्मक स्टडी की बात बहुत ज़रूरी है। अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहे हैं, अगर हमें सोडियम धातु का निर्माण करना है, क्लोरीन गैस का निर्माण करना है, तो अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं गलित NaCl का, तो जैसे मैंने इसमें बताया था, गलित अवस्था में और जलीय अवस्था में NaCl का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो डिफरेंट प्रोडक्ट, वहाँ पे हमें जलीय विलयन में हमें हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस मिलती है, जबकि गलित अवस्था में हमको क्लोरीन गैस और कैथोड, एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पे क्या डिपोजिट होता है, सोडियम धातु। तो इसका मात्रा मीन्स कितनी क्लोरीन की मात्रा यहाँ पे बनेगी एनोड पर और कितनी मात्रा सोडियम यहाँ पे डिपॉजिट होगा, इसको फैराडे ने अपने नियम से हमें क्लियर कराया। उनने एक वहाँ के जो ये है, जितना हम आवेश बाहर से दे रहे हैं और जो वेट यहाँ पर जो डिपॉजिट होगा वो एक दूसरे के क्या होंगे, समानुपाती होंगे। ये हमें बताया कि अगर हम विद्युत अपघटन के दौरान किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ मीन्स
कौन सी मुक्त हुई, या क्लोरीन गैस मुक्त हुई या सोडियम धातु मुक्त हुई, की मात्रा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा प्रवाहित जो हम कर रहे हैं उसके क्या होती है, विद्युत धारा के मात्रा के समानुपाती होती है। मीन्स एक हमें वो दिया था कॉन्सेप्ट, वो था Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W या W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। तो ये हमें पहला नियम था किसका, फैराडे का। तो हम देख रहे हैं तो ये मात्रा कौन सी होगी, कितना है इसमें। तो ये थ्योरी भी हम देख सकते हैं, विद्युत अपवर्तन के दौरान किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात जो मात्रा है W, उसको हम W से दिखाएंगे, वेट जो भी मास होगा, Q मीन्स आवेश, क्योंकि आपका आवेश के समानुपाती होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ W क्या है, यहाँ W क्या हो गया आपका, किसकी मात्रा, जो आपका डिपॉजिट हो रहा है उसकी मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, जिसको हम किस में, ग्राम में ले सकते हैं। और Q क्या है आपका, आवेश, Q क्या है आपका, आवेश है। और हम ये जानते हैं चूंकि Q इज इक्वल टू क्या होता है आपका, I इंटू टी। I क्या आपकी धारा, जिसको हम एम्पियर में, I क्या आपका धारा है, जिसको हम किस में, एम्पियर, एम्पियर में नापते हैं। और टाइम जो समय है इसको हम किस में, सेकेंड में यहाँ पे मापते हैं। समय, धारा और समय, धारा और समय, Q इज इक्वल टू क्या होता है आपका, आई टी। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन जो फर्स्ट हमें W, तो क्या हो जाएगा आपका, इसलिए W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा तब, I इंटू टी, या इसको हम लिख लें W इज इक्वल टू जेड आई टी। ये एक रिलेशन निकल के आता है जो फैराडे के आपका प्रथम नियम है, फैराडे के आपका प्रथम नियम है। और जो यहाँ पे जेड आपको दिखा है ये आपका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, एक क्या है, नियतांक है। ये क्या आपका जेड क्या है, एक नियतांक यहाँ पे है। इसको हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक का नियतांक भी कह सकते हैं। यदि यहाँ पे हम देख रहे हैं, यदि 1 एम्पियर की धारा I इज इक्वल टू 1, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं, और जो हमको समय दिया है जब t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में 1 एम्पियर धारा मीन्स 1, I इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 1, तब आपका W जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, Z के इक्वल हो जाएगा। तो हम ये देखते हैं, तो इसका मतलब से देख Q क्या हो गया आपका, यहाँ पे Q क्या हो जाएगा, Q क्या आपका I इंटू टी, तब ये क्या हो जाएगा, 1 कूलम, तब क्या हो जाएगा, 1 कूलम हो जाएगा। मीन्स 1 कूलम आवेश हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उस केस में तब Q किसके इक्वल हो जाएगा, Z के इक्वल यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम थ्योरी देखते हैं। तो अगर ये अतः किसी विद्युत अपघटन के विलयन में 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उस पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। मीन्स अगर 1 एम्पियर की धारा हम 1 सेकंड तक प्रोवाइड करें तो जो डिपॉजिट पदार्थ होगा W वो किसके इक्वल हो जाएगा, Z के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि Q इक्वल टू क्या आ गया, 1 कूलम। तो ये है आपका फैराडे का प्रथम नियम। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रथम नियम जो हम सिंपल इस सेल के थ्रू मैंने आपको समझा दिया, जैसे कि यहाँ पे NaCl कितना डिपॉजिट हो रहा है ये W हो गया, और कितना धारा से हम प्रवाहित कर रहे हैं वो चीज़ होगी। तो जितना हम यहाँ से धारा ज़्यादा प्रवाहित करेंगे उतना ज़्यादा ही हमको क्या मिलेगा, कैथोड और एनोड पे उत्पाद मिलेंगे, उतनी ज़्यादा क्लोरीन गैस मिलेगी, उतनी ज़्यादा हमें सोडियम धातु कैथोड पर डिपॉजिट मिलेगा। अब बात करते हैं द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम।
तो अब बात करते हैं फैराडे के द्वितीय नियम की। तो यहाँ पे हम सिंगल सेल की बात करते हैं। सपोज हम क्या करते हैं, द्वितीय नियम के लिए बहुत सारे सेल मीन्स एक सेल आपका ये है, एक विद्युत गोटे सेल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। और इन तीनों सेलों में हम क्या करते हैं, सपोज ये सेल ए है, ये बी है और ये सी है, और इसमें क्या करते हैं, विद्युत धारा तीनों में एक समान विद्युत धारा क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। एक समान विद्युत धारा क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। विद्युत विलयन इसमें हमने रखा हुआ है, इलेक्ट्रोड लगाए हैं। ये सेल एक ये है हमारा, इसको हम कहेंगे ए, और ये हो जाएगा आपका विद्युत अपघटी विलयन बी, और विद्युत अपघटी विलयन सी। तो तीन सेल, और तीन सेल को हम एक साथ जोड़ के इसमें एक तीनों सेलों में, तीनों विद्युत सेलों में एक समान विद्युत धारा क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। मीन्स यहाँ पे आई जो धारा होगी और एक समय वो क्या होंगी, समान होंगी। तीनों सेलों के लिए क्या होंगी, समान होंगी। इसमें भी आई और टी, इसमें भी आई और टी क्या होगा, समान होगा। आई मीन्स धारा, टी मीन्स समय। एक ही टाइम पर तीनों अलग अलग सेलों में एक साथ समान विद्युत धारा केवल एक समय में हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर जो डिपॉजिट होगा उसको हम कहते हैं W1, इसको कहते हैं W2, इसमें क्या होगा आपका W3। मीन्स पदार्थ मात्रा जो मुक्त होगा सेल पे वो W। तो W1 इज इक्वल टू, हम तब इसको क्या कह सकते हैं, इज इक्वल टू Z1 IT। इसको क्या कर सकते हैं, W2 इज इक्वल टू Z2 IT, और इसको कहते हैं W3 इज इक्वल टू Z IT। ये हम इसको कह सकते हैं, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं, तो W1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z1। ये हम पढ़ चुके हैं कि जो डिपॉजिट मात्रा है, जो पदार्थ की डिपॉजिट मात्रा है, वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक की क्या होती है, समानुपाती होती है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं W2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z2 और W3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z3। ये हम कर दें तो तब क्या हो जाएगा आपका, इट मीन्स अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो हम कंपेयर करके हम देखते हैं W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू Z1 IT अपॉन Z2 IT, ये कर सकते हैं। और W3 हम कर दें, W2 अपॉन W3 कर दें तो क्या हो जाएगा, Z2 IT अपॉन Z3 IT। तो एक रिलेशन हमको मिल जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं ये कैंसिल हो गया IT। तो यहाँ पे हमको मिलता है W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू Z1 अपॉन Z2, और यहाँ पे मिलता है W2 अपॉन W3 इक्वल टू Z2 अपॉन Z3। तो धारा और ये तो समान है। तो हम यहाँ पे देखते हैं जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है उसके क्या होता है, ये बिल्कुल समानुपाती होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि विद्युत नियम हमने ABC बिल्कुल डिफरेंट विद्युत यहाँ पे लिए। जरूरी है कि अभी यहाँ भी NaCl लिया, यहाँ भी NaCl लिया, यहाँ भी NaCl लिया। इसमें तीनों हम क्या लेते हैं, बिल्कुल अलग लेते हैं। यहाँ पे अगर हमने NaC लिया तो यहाँ पे AgCl लिया, यहाँ पे KC लिया।
या यहाँ कॉपर सल्फेट ले लिया, यहाँ AgCl ले लिया, यहाँ NaCl ले लिया, तो तब भी जो होगा आपका ये कंडीशन आएगी। मीन्स विभिन्न विद्युत अपघट्यों, ये थ्योरी आप देख लें, विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्राएं उनके विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के समानुपाती होती हैं। इट मीन्स W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z। तो हम प्रथम नियम में हम देखते हैं, केवल सिंगल हम सेल ले लेते हैं, विद्युत ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे NaCl लिया था, तो NaCl इलेक्ट्रॉन जो विलयन लिया था, गलत NaCl लिया था, इसमें केवल सोडियम और क्लोरीन के आयन थे। लेकिन अगर हम ये कंडीशन कर लें कि आपका डिफरेंट सेल और उनका डिफरेंट विद्युत अपघट्य में एक समान धारा और समान समय में, मेरे डेफिनेट टाइम में, तो तब क्या होगा, तब भी आपका रिलेशन क्या आएगा, आपका W इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू Z, या W1/W2 इज इक्वल टू Z1/Z2। अगर तीनों को ले लें, W2/W3 इक्वल टू Z2/Z3। तो ये थे फैराडे के दो नियम, जिसको आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। तो इसके बाद हमारा एक टॉपिक इसमें लास्ट बचता है, वो होता है आपका बैटरीज। मीन्स सेल कितने प्रकार के होते हैं। जो बैटरीज होती हैं, जो महत्वपूर्ण हमारे डेली लाइफ में भी हैं, वो बैटरी होती है दो प्रकार की, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। और प्राइमरी सेल जो होती हैं नॉन रिचार्जेबल होती हैं। जैसे हम बोलते हैं ड्राई सेल, जो हम टॉर्च घरों में जो यूज़ करते हैं, जो एक बार यूज़ करते हैं उनको फेंक देते हैं, तो उसमें सिंपल वन वे रिएक्शन होती है। और जो दूसरी हम मोबाइल्स हम में बैटरी यूज़ करते हैं, गाड़ियों में जो बैटरी यूज़ करते हैं, जो गाड़ियों में हम बैटरी यूज़ करते हैं लेड स्टोरेज बैटरी, या जो सेकेंडरी सेल जिन्हें हम कहते हैं, तो सेकेंडरी सेल क्या होती है, रिचार्जेबल होती हैं। उनमें हम फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों करने में सक्षम होते हैं। तो उसको सेल को एक बार डिस्चार्ज करते फिर से हम उसको क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। तो इनके नोट्स भी आप तैयार करिए। ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, बहुत समझाने वाली बात नहीं है, थोड़ा आपको इसको जानकारी लेनी है। इसको मैं एज ए वीडियो आपको नहीं पढ़ाऊँगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, केमिकल काइनेटिक्स। तो आशा करता हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप अच्छी तरह से तैयार कर लें, और अच्छा लगे, जो मेरे वीडियोज़ हैं आपको अच्छा लगे, तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।